ऑल राइट, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको रीज़न देता हूँ। आप पढ़ रहे हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे सिर्फ एनालॉग आपका इनपुट नहीं है, सिर्फ आउटपुट नहीं है। जिस एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहते हो, जिस एनवायरनमेंट में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, वो एनवायरनमेंट खुद एक एनालॉग है। तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वैरी हो रहा है। तो आपको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आपका डिवाइस कैसे बिहेव करेगा, आपका डायोड, आपका बीजेटी, आपका मॉसफेट, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इनपुट एनालॉग नहीं है, आपका डिवाइस खुद एक टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एनालॉग है। तो आपको डिवाइस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, सिर्फ एक, और उससे मैं पूरा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस एकदम ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बिलीव्स टूटने वाले हैं। जो भी आपको रॉन्ग चीज़ें पढ़ाई गई है वो आप आज करेक्ट करने वाले हो। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि कट इन वोल्टेज ही बिल्ट इन वोल्टेज होता है। जब तक आप बिल्ट इन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाओगे, आपके करंट फ्लो नहीं हो सकता फॉरवर्ड बायस में। ये सारे मैं कॉन्ट्रडिक्शन करूँगा, ये सारे चीज़ें मैं रॉन्ग प्रूव करूँगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके कंडक्शन बैंड में आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फंक्शन में। और डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन एक कंटेनर की तरह फंक्शन है। ठीक है, तो एक कंटेनर है एज्यूम करो आपके कंडक्शन बैंड में, और एक कंटेनर है एज्यूम करो आपके वैलेंस बैंड में, और उस कंटेनर के अंदर आपके चार्ज कैरियर्स जाके ऑक्यूपाइड होते हैं जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। बस इतना सा नॉलेज की जरूरत है और सारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एकदम डिटेलिंग के साथ कवर हो जाएगा। तो वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। ऑल राइट, आज हम अपनी इस वीडियो में बाइसिंग देखेंगे। पर बाइसिंग देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ प्री रिक्विजिट डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड में करंट ज़ीरो होता है। T = 300 K पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होने के बाद भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हो जाते हैं, मेरे होल्स भी जनरेट हो जाते हैं, फिर भी मेरा करंट ज़ीरो होता है। कैसे ज़ीरो होता है? डिफ्यूजन इक्वल टू ड्रिफ्ट होने के कारण, डिफ्यूजन इक्वल टू ड्रिफ्ट होने के कारण मेरा करंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। और मुझे कुछ फैक्ट्स की ज़रूरत है अभी, जो आप अभी के लिए एज ए प्री रिक्विजिट समझ सकते हो या फिर इसे याद रख सकते हो। बाद में ये आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा अच्छी तरीके से। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये है मेरा कंडक्शन बैंड का एज, ये है मेरे वैलेंस बैंड का एज। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना मतलब वो कहाँ पे आते हैं, कंडक्शन बैंड में चले आते हैं। तो ये कंडक्शन बैंड में जाके रुके हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में T = 300 K पे मैं बोलूँगा मेरा EF मेरा EC के पास है, मेरा EF मेरे EC के पास है। और वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैं क्या बोलूँगा, बहुत ज़्यादा होल्स जनरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो मेरा EF मेरे EV के पास है। ये मुझे चीज़ें यूज़ करनी है मेरा पीएन जंक्शन डायोड बाइसिंग में समझने के लिए। तो अभी हम अपना बाइसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ना पीएन जंक्शन डायोड एट 0 के बनाता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव आयन से उसके साथ होल है, यहाँ पे नेगेटिव आयन से उसके साथ होल है, नेगेटिव आयन से उसके साथ होल। सेम यहाँ पे भी हो गया, नेगेटिव आयन उसके साथ होल, नेगेटिव आयन उसके साथ एक होल, नेगेटिव आयन उसके साथ होल। T = 0 के, ठीक है, 0 के। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि T = 0 के पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, कोई भी होल फ्री नहीं हुआ है। तो इसका मैं एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे उसका एक कंडक्शन बैंड का एज है EC और यहाँ पे उसका कंडक्शन बैंड का एज है EV। और यहाँ पे क्या है, मैंने कोई बाइसिंग लगाया है क्या? नहीं, बाइसिंग नहीं लगाया है, मतलब EF दोनों सेमीकंडक्टर का सेम होगा। यहाँ पे ये भी बना देते हैं, ये P टाइप है, ये N टाइप है, इसका EC और इसका EV ऐसा है। तो T = 0 के पे क्या यहाँ पे बैंड बेंडिंग होगी? नहीं होगी। ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि बैंड बेंडिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे कोई एक वोल्टेज ही जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ के कैरियर्स के साथ रिकम्बाइन ही नहीं हुए हैं। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए T = 0 के पे
मेरा दोनों सेमीकंडक्टर का EC और मेरे दोनों सेमीकंडक्टर का EV सेम होगा। और जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे मेरा EF कहाँ पे मूव होता है, जहाँ पे ज़्यादा कैरियर्स होते हैं। T इज इक्वल टू 0 के पे कोई होल फ्री हुआ है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे 0 होल्स हैं। T इज इक्वल टू 0 के पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों का भी EF बीच में होगा। ये आपको समझना ज़रूरी है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप वोल्टेज नहीं लगाते हो आपका EF चेंज नहीं होता है। हम EDC में जानेंगे, इसे अभी आप थोड़ा समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम में मैं जब भी यहाँ पे कोई एक बाइसिंग नहीं लगाता हूँ, मेरा EF कांस्टेंट होता है थ्रू आउट दिस सेमीकंडक्टर। ठीक है, EF थ्रू आउट दिस सेमीकंडक्टर कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं आगे का डिस्कशन। T इज इक्वल टू 300 K पे, T इज इक्वल टू 300 K पे क्या होगा? यहाँ का होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, तो उसे नलीफाई कर देते हैं, ये चला गया। यहाँ का होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, तो ये होल और ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गया, तो वो चला गया। तो आप देख सकते हो कि इस रीजन में सिर्फ एक नेगेटिव आयन है, इस रीजन में सिर्फ पॉजिटिव आयन है, इस रीजन में सिर्फ नेगेटिव आयन, इस रीजन में सिर्फ पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है, जिसके अक्रॉस एक ऐसा पोटेंशियल VB एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 के में ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि इसका कुछ अलग डायग्राम बनाऊँ। T इज इक्वल टू 0 के पे मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था। अभी उसी डायग्राम को मैंने T इज इक्वल टू 300 K पे रखा है। तो ऐसा चीज़ हुआ कि पास वाले इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन हो गए और वहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ, वहाँ पे एक वोल्टेज एस्टैब्लिश हुआ। इसके कारण एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस हो गए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम एनर्जी बैंड डायग्राम जो भी बनाते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम वो बनाते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स। होल्स के लिए हम कभी एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं बनाते। तो यहाँ पे जो E है, E का फॉर्मूला आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि -Q इंटू V है। मतलब वहाँ पे वोल्टेज क्या है और चार्ज क्या आप कंसिडर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन, इसलिए -Q। समझ में आया? हम जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं वो फॉर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए मैं -Q कंसिडर करता हूँ। और जो भी वोल्टेज होगा वो इलेक्ट्रॉन होल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हम एक्सटर्नल लगाते हैं या फिर इनबिल्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसका कुछ कंसिडरेशन नहीं है। Q क्या है? फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो -Q। तो अभी यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब मेरा इस साइड का रीजन पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, इस साइड का रीजन मेरा पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब भी मेरा V पॉजिटिव होगा तो मेरा एनर्जी क्या होगा, इस साइड में नेगेटिव होगा। और इस साइड में का मेरा रीजन नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो जब भी मेरा V नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव मतलब एनर्जी यहाँ का पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब यहाँ का एनर्जी पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ का एनर्जी नेगेटिव बन रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा P साइड का अगर मैं रेफरेंस लूँ तो N साइड के एनर्जी लेवल को मुझे नीचे पुश करना पड़ेगा, नीचे। क्यों? क्योंकि मेरा एनर्जी नेगेटिव बन रहा है इस साइड का, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या बना, नेगेटिव बना। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम का इतना हिस्सा मैं नीचे शिफ्ट करूँगा। सबसे पहले इसे बना देते हैं। यह है मेरा EC, यह है मेरा EV, और अभी मैंने क्या बोला, ये वाला हिस्सा आपको थोड़ा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। यह है मेरा वो EC और यह है मेरा EV। ठीक है, आपने बना दिया। और आपको ये बैंड बेंडिंग अभी यहाँ पे दिखाई देती होगी। तो बैंड बेंडिंग कब होती है, T इज इक्वल टू 300 K पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कितने से आपकी बैंड बेंडिंग हुई है, ये वोल्टेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि ये बैंड बेंडिंग हुई है Q टाइम्स VB। ठीक है, बैंड बेंडिंग कितनी हुई है, Q टाइम्स वोल्टेज कितना था, यहाँ पे VB था। तो यहाँ पे ये बैंड बेंडिंग कितनी हुई है, दोनों में, मतलब इन दोनों के बीच में का डिफरेंस Q टाइम्स VB है। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आप इसका EF ऐसे ही समझ सकते हो। ये थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था मुझे। आप देख सकते हो मेरा ये वाला EF मेरे EV के पास है, क्योंकि यहाँ पे अभी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ज़्यादा होल्स जनरेट होते हैं। रूम टेम्परेचर पे सारे होल्स फ्री हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैलिडेट हो रहा है कि मेरा EF मेरे EV के पास चला गया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होल्स हैं। अभी EV में बहुत सारे होल्स हैं
और रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं। तो मेरा यहाँ पे EF मेरे EC के पास जाना चाहिए था, जो कि आप देख सकते हो मेरा EF EC के पास चला गया है। ठीक है, यहाँ पे EF में कुछ बैंड बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि हमें ये रीज़न वैलिडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई बैंड बेंडिंग नहीं है। अगर बैंड बेंडिंग नहीं होगी तभी आपका ये रिजल्ट वैलिडेट हो सकता है कि मेरा EF EV के पास जाना मतलब यहाँ पे होल्स जनरेट हुए हैं, मेरा EF EC के पास जाना मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए हैं, मतलब मैंने अपना सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा होगा। ठीक है, हमने इतना चीज़ें जाना। अभी हम इसका ना एक्सप्लेनेशन थोड़ा जो अभी हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ के होल्स यहाँ पे चले जाते हैं, तो आपस में रिकम्बाइन होकर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। पर उसी प्रोसेस को नलीफाई करता है एक प्रोसेस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। ये किसके कारण हो रहे हैं? यहाँ पे भी तो कुछ सिलिकॉन एटम्स हो गए। ये वोल्टेज डेवलप हुआ है इम्प्यूरिटी के कारण, पर इम्प्यूरिटी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में सिलिकॉन एटम्स भी प्रेजेंट है यहाँ इस रीजन के बीच में। तो ये होल कहाँ पे मूव होगा? ये होल यहाँ पे मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा, ये होल यहाँ पे मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा। किसके कारण? इस वोल्टेज के इन्फ्लुएंस के कारण। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर किसके वजह से आया है? ये EO किसके वजह से आया? इलेक्ट्रॉन और एक होल सिलिकॉन एटम्स के कारण आया है। तो ये किसके कारण हो रहा है? रूम टेम्परेचर के कारण। और ये इलेक्ट्रॉन होल्स अभी मूव किसके हिसाब से हो रहे हैं? मेरे VB के इन्फ्लुएंस में आके मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे गया, होल पहले यहाँ पे गया। अब मेरा वही प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, होल यहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। तो मेरा ओपन सर्किट में रूम टेम्परेचर में मेरा ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बैलेंस आउट हो गया, इसलिए आपको करंट 0 मिला। ठीक है, अभी मैं एनर्जी बैंड डायग्राम के रेस्पेक्ट में आपको कैसे बताऊंगा, समझने की कोशिश करो। एक कंटेनर है, ये यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे किस कंटेनर में फिट है? इस कंटेनर में फिट है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्स हैं। ये आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ोगे। मैं जो कंटेनर का नाम दे रहा हूँ इसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है मेरे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। और ये वाला जो कंटेनर का ये है ना, ये कितना ज़्यादा होगा या फिर कितना ये छोटा कंटेनर होगा या फिर कितना बड़ा कंटेनर होगा, वो डिपेंड करता है मेरा कितना टेम्परेचर मैंने अप्लाई किया है। पर अगर मैंने रूम टेम्परेचर की बात किया हूँ तो अभी हम कांस्टेंट मेरा कंटेनर का साइज़ है और इसी शेप में मेरा कंटेनर है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो आप देख सकते हो कि मेरे कंटेनर में के इतना पार्ट में के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने पार्ट में के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मेरा बैरियर क्रॉस कर पा रहे हैं। और मेरे कंटेनर में के इतने पार्ट में के इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इस कंटेनर के इतने पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बैरियर क्रॉस कर पा रहे हैं और इस कंटेनर के इतने पार्ट के होल्स अभी भी बैरियर क्रॉस कर पा रहे हैं। तो जब भी मेरा T = 300 K होता है और ज़ीरो बाइसिंग में लगाया, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं लगाया हूँ, तभी भी आपको यहाँ पे के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे के कुछ होल्स यहाँ पे जाते हैं, पर उस वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं फ्लो होता है? हमने अभी बात की कि सेम अमाउंट में जितने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए हैं, सेम अमाउंट में डिप्लीशन रीजन में भी कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं जो वापस से यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ होल्स जनरेट हो रहे हैं जो वापस से यहाँ पे जा रहे हैं। तो इस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको आता है कि ये कभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको उतनी इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, कभी भी आपको उतने ही होल्स दिखेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, पर वहाँ पे यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे भी आ रहे हैं। जो डिप्लीशन रीजन में EHP जनरेशन हो रहा है, इस रीजन में डिप्लीशन रीजन है, राइट, इस रीजन में मेरा डिप्लीशन रीजन है, तो इस रीजन में कुछ EHP जनरेशन भी हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो वो इस जगह को वापस फिल कर रहे हैं, इस तरीके से आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन हमेशा सेम मिल रहा है। डिफ्यूजन क्या है? यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना, यहाँ के होल्स यहाँ पे जाना। ड्रिफ्ट क्या है? EHP जनरेशन जो हुआ है वो वापस से उस कंटेनर को फिल करना।
इस तरह से मैं डिटेलिंग में जा रहा हूँ। अभी हम इसे यूज़ करेंगे हमारे फॉरवर्ड बायसिंग को समझने के लिए, हमारे फॉरवर्ड बायसिंग को समझने के लिए। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे करंट क्यों नहीं फ्लो हो पा रहा, यहाँ पे करंट ज़ीरो क्यों था, ये समझना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना आप अगर बायसिंग नहीं समझ सकते। यहाँ पे करंट ज़ीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उतने ही अमाउंट में EHP जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे उतनी ही अमाउंट में EHP जनरेशन हो रहा है जितना आपने कंटेनर यहाँ पे ओपन छोड़ा है। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जितने कैरियर्स है उतने ही दोनों मिला के यहाँ पे हैं। पर समझो आपने कंटेनर को ना थोड़ा भी ऊपर किया या फिर इस कंटेनर को थोड़ा भी नीचे किया, EHP जनरेशन तो चेंज नहीं हो सकता ना, EHP जनरेशन तो कांस्टेंट है रूम टेम्परेचर पे। पर आप सिर्फ इसी को ऊपर किए तो ये वाला समझो कि आपने इस रीजन को ना थोड़ा ऊपर किया तो ये वाला एक हिस्सा अभी इतना जा पाएगा, वैसे ये वाला हिस्सा अगर अभी मैं ऊपर करूँगा तो अब इतना जा पाएगा। मतलब ये वाला तो कांस्टेंट है, पर आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज अप्लाई। मतलब अगर आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया ना तो आप इसे ऊपर नीचे घुमा सकते हो, इस हिसाब से आप करंट फ्लो करा सकते हो। अभी हम इसे समझेंगे। मैं अभी अलग डायग्राम बनाता हूँ जिसमें ओपन सर्किट में यहाँ पे डायग्राम होगा और बाइसिंग में यहाँ पे डायग्राम होगा। अभी हम उसे समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में। चलो अभी हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। मैंने PN जंक्शन डायोड रखा है ओपन सर्किट में, यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। टेम्परेचर मैंने रखा है रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया होगा, जैसे मैंने आपके साथ लेक्चर में इन डेप्थ डिस्कस किया इससे बहुत बार पहले। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ टेम्परेचर के कारण, और उस टेम्परेचर के कारण मेरा बैंड बेंडिंग हुआ है, क्योंकि इस वोल्टेज के कारण मेरा यहाँ का एनर्जी लेवल N टाइप का नीचे चला जाता है। पहले ये मेंटेन रहते हैं T=0 पे, पर जैसे यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हुआ यहाँ का एनर्जी लेवल अभी यहाँ पे ऐसा नीचे चला गया, तो आपको ऐसा कुछ तो डायग्राम मिला। पर इस टाइम पे भी ओपन सर्किट में यहाँ पे के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन जो मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे जा पा रहे हैं, यहाँ पे के कुछ होल्स यहाँ पे जा पा रहे हैं, पर वापस से वो फिल भी हो पा रहे हैं एग्जैक्ट सेम टाइम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ EHP जनरेशन होता होगा ना, तो वो EHP जनरेशन वापस से इसे फिल कर देता है। तो इक्विलिब्रियम में आपको मिल जाता है करंट ज़ीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी एज्यूम करो कि मैंने इस मेरे PN जंक्शन डायोड को, जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन एक क्रिएट हुआ है, जहाँ पे वोल्टेज VB है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस प्लस पॉजिटिव आयॉन्स हैं, और यहाँ पे अगर मैंने एक वोल्टेज, मैं अभी स्पेसिफिक आपको लिख के बताऊँगा, ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज लगाया है VD, वो मैंने ग्रेटर देन 0 लगाया है और लेस देन VB लगाया है। इस डेप्थ में अगर किसी ने आपके साथ बातें की होगी तो मुझे प्लीज़ बताना। मैंने यहाँ पे वोल्टेज कितना लगाया है, VB से लेस लगाया है, पर ग्रेटर देन 0 लगाया है। इसके कारण क्या मेरे डायोड में करंट फ्लो होगा, हम देखने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे किताबों में से जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो नहीं यहाँ पे लिखेंगे। ये बहुत महीनों से मैंने ये चीज़ें विजुलाइज़ करी है, ये चीज़ें मुझे सीखने के लिए 1-2 महीने लग गए थे, वो मैं आपको रेडीमेड 10 मिनट में पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी वापस से हम अपना एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। अभी आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया है नेगेटिव, तो जहाँ पे आप नेगेटिव वोल्टेज लगाते हो वहाँ का एरिया क्या हो जाता है, ऊपर पुश हो जाता है, राइट। मतलब मेरा एंड साइड में नेगेटिव लगाया, मतलब एंड साइड का भी एनर्जी बैंड डायग्राम सबसे पहले EC को P टाइप का वैसा बना देते हैं। चलो P टाइप का वैसा बना देते हैं। ये मेरा EC है P साइड का, ये मेरा EV है और ये मेरा EF है बीच वाला। मैंने अपना P साइड का बना लिया। अभी मैं अपने एंड साइड को ऊपर नीचे शिफ्ट करता हूँ। ऊपर करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा एंड साइड नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो कितना ऊपर शिफ्ट होगा मेरा, इस रीजन का मेरा ये पहले वाला EC था, ये रूम टेम्परेचर पे जब मैंने सिर्फ रखा था विदाउट वोल्टेज, तब का ये EC है। तो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर शिफ्ट होगा, इसके रेस्पेक्ट में ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये रहा, मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अगर मेरा EC शिफ्ट हुआ है तो उसी तरह से मेरा EV भी शिफ्ट होगा, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे ऊपर शिफ्ट करना है। ठीक है, आपका EF भी चेंज होगा क्योंकि अभी आपने वोल्टेज लगाया है, तो मेरा EF भी इस एक्सिस के हिसाब से
पहले सेम था, अभी वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। अभी हम अपना बेंडिंग यहाँ पे बना देते हैं। ये रहा आपका बेंडिंग। और अभी हम अपने कंटेनर्स भी बना देते हैं। कंटेनर्स में अभी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये रहा मेरा कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहा मेरा कंटेनर जिसमें होल्स हैं। अभी देखने की कोशिश करो, पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने होल्स जा पा रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स जा पा रहे थे इस डायग्राम के हिसाब से। ऐसा इमेजिन करना कि ये दोनों नंबर्स सेम है। यहाँ पे जितनी स्पेस है उतनी यहाँ पे स्पेस मैंने बताई है, यहाँ पे जितनी स्पेस है उतनी स्पेस मैंने यहाँ पे बताई है। पर अगर अभी आप देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या इंडिकेट किया, अगर आप देखोगे इस रीजन के ऊपर पार्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा पा रहे हैं, और इस एक्सिस के ऊपर जो है होल्स वो यहाँ पे जा पा रहे हैं। पर अगर अभी आप सेम यहाँ पे देखोगे, मैंने वोल्टेज अप्लाई करने से अभी मेरे को एक एक्स्ट्रा मिला है यहाँ पे कंटेनर में का हिस्सा। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे अभी ये एक्स्ट्रा इतना एरिया मिला है। तो आप अभी समझ सकते हो कि यहाँ पे EHP जनरेशन जितना हो रहा था, यहाँ पे जितना EHP जनरेशन हो रहा था, सेम EHP जनरेशन अभी यहाँ पे भी हो रहा है, उतने ही अमाउंट में, सेम अमाउंट में। क्योंकि रूम टेम्परेचर सेम है तो माइनॉरिटी कैरियर हमेशा सेम डेवलप होते हैं। जैसे हम Ni रूम टेम्परेचर पे हमेशा 1.5 × 10⁻10 लेते हैं। ये कभी टाइम के साथ चेंज होता है क्या? नहीं, रूम टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट कैरियर डेवलप होगा इंट्रिंसिक। तो यहाँ पे मेरा EHP जनरेशन उतना ही हो रहा है जितना यहाँ पे हो पा रहा था। पर अगर ये इतना ही हो रहा है तो मैं इतनी जगह फिल कर पाऊँगा ना वापस से यहाँ पे के जितने होल्स यहाँ पे गए हैं, तो यहाँ पे के होल्स वापस से मैं इतनी जगह में फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स अभी एक्सेस मिल रहे हैं वो तो यहाँ पे जा सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। वैसे यहाँ पे जो अभी मुझे एक्सेस मिल रहे हैं, यहाँ पे के तो होल अभी जा सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि वो तो ये प्रोसेस अभी रोक नहीं पा रहा है। वैसे ये प्रोसेस अभी इसे भी रोक नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सेस मिल गया है। तो इसे ही कहते हो आप, इन्हीं चार्ज कैरियर्स के कारण ये एक्सिस अमाउंट में अभी जनरेट हुआ है। एक्सिस अमाउंट ऑफ कैरियर मिला है टू पास द बैरियर। और ये किसके वजह से मिला? मेरा VD अप्लाई करने के कारण मिला। मुझे VD कितना अप्लाई करना पड़ा? क्या मैं VB से ज़्यादा अप्लाई करूँ? क्या मैं अपने यहाँ पे एक वोल्टेज VB से ज़्यादा अप्लाई करूँ? VB से ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। अगर VB से ज़्यादा अप्लाई क्यों करोगे? मैं तो बोलता हूँ अगर VB के इक्वल अमाउंट में भी अगर आपने दे दिया ना, तो ये रीजन पूरा का पूरा ऊपर आ जाता और सारे होल्स सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाते और सारे होल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाते। मुझे VD कभी VB से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं VB से ज़्यादा वोल्टेज लगाऊंगा, VB से अगर मैंने ये वाला वोल्टेज VB से ज़्यादा लगाया तो क्या होगा? मैं अननेसेसरी अपने डिवाइस को जो काम वो VB से लेस में करा सकता है या फिर इक्वल टू VB में करा सकता है, मैं उसे ज़्यादा वोल्टेज लगा के गर्म कर रहा हूँ। मैं अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने डिवाइस में। अगर मैंने VD ग्रेटर देन VB लगाया तो यहाँ पे मैं अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करूँगा जो मेरे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हीट क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा और टेम्परेचर के वजह से अभी हो सकता है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा Ni, ये मुझे नहीं सेम वैल्यू पे मिलेगा, अभी मेरा ज़्यादा होगा इंट्रिंसिक कैरियर। और मेरा रूम टेम्परेचर पे जो मैं इमेजिन किया हूँ मेरी थियरी, वो सारी फेल हो जाएगी। मेरे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया इंटरनल ऑफ PN जंक्शन डायोड। समझने की कोशिश करो। यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा पा रहे थे क्योंकि ये वाला हिस्सा जा पा रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से फिल भी हो पा रहे थे यहाँ पे के EHP जनरेशन के कारण। सिलिकॉन डायोड्स भी तो कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, डिप्लीशन रीजन में कुछ सिलिकॉन एटम्स प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिट हो पा रहे थे, वो यहाँ के होल्स वापस से यहाँ पे फिट हो पा रहे थे। आपको हमेशा किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम में यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल्स दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे उतनी होल्स है। तो आप ऐसा सोच रहे थे कि T = 300 K पे ये कंटेनर मेरा कभी खाली नहीं हो पा रहा है। T = 300 K पे वो खाली करने की कोशिश कर रहा है, पर EHP जनरेशन वापस उसे फिल कर देता है। तो होता क्या है कि मेरा कंटेनर हमेशा फ्री
भरा हुआ रहता है एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन। पर अभी जैसे ही मैंने एक वोल्टेज लगाया छोटा सा, तो मैंने देखा कि अब ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया, वैसे ये वाला हिस्सा भी इसके नीचे आ गया, राइट। ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हो, ये वाला मार्क अभी यहाँ पे आ गया और ये वाला मार्क अभी यहाँ पे आ गया। तो अभी मेरा ये वाले होल्स भी यहाँ पे जा पा रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे जा पा रहे हैं। और ये किसके कारण हुआ? एक वोल्टेज वीडी अप्लाई करने के कारण हुआ। और मैं वोल्टेज वीडी कितना अप्लाई करूँ? ग्रेटर देन वीबी अप्लाई करूँ क्या? नहीं। अगर मैंने वीडी, कहाँ पे गया मेरा वीडी? अगर मैंने वीडी एग्जैक्टली इक्वल टू वीबी लगाया तो भी मेरा मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। समझ में आ रहा है किस डेप्थ को हम टच कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ नोट करके बताना चाहता हूँ। आपने ये करंट का इक्वेशन देखा होगा, राइट। मैंने करंट का इक्वेशन डायरेक्टली लिख दिया है। फॉरवर्ड बायस में ऐसा होता है, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर वी डी बाई वी टी माइनस 1। वी टी क्या है? थर्मल वोल्टेज। मतलब जब मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँगा तो रूम टेम्परेचर में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? जैसे टी इज इक्वल टू 300 के पे आपको कितना एनर्जी मिलता है? 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम 26 मिली वोल्ट लिखते हैं। रूम टेम्परेचर में मेरा वी टी कितना होता है? 26 मिली। जैसे ई टी कितना था? 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ई टी क्या होता है? एनर्जी होता है, क्यू वी, ठीक है। तो ये जो ई था वो क्यू के लिए था और मेरा वोल्टेज कितना है? 26 मिली, ठीक है। ई टी क्या होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और वोल्टेज कितना है? 26 मिली। तो थर्मल वोल्टेज वी टी मेरा 26 मिली होता है एट टी इज इक्वल टू 300 के। तो इस एक्सप्रेशन में जो वी टी है वो स्टैंड करता है फॉर थर्मल वोल्टेज। आई डी क्या है? मेरे फॉरवर्ड बायस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और आई नॉट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल पावर वी डी। वी डी क्या था? अप्लाइड वोल्टेज था। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे ये क्या था? अप्लाइड वोल्टेज वी डी। तो ये इस एक्सप्रेशन में वी डी यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको डायोड का एक्सप्रेशन आई डी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन को अगर आप आई डी वर्सेस वी डी प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कुछ तो प्लॉट मिलेगा, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिख सकता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज वी स्टार के बाद, मैं इसे कुछ भी नहीं नाम दे रहा हूँ, मैं वी स्टार बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर वोल्टेज वी स्टार के बाद आपको एक्सपोनेंशियल करंट मिल जाता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये क्यों हो पा रहा है वो अगर हम जानेंगे, समझो मैंने वी डी एग्जैक्टली इक्वल टू वी बी लगाया। वी बी क्या था? मेरा बिल्ट इन पोटेंशियल। वी बी क्या है? मेरा बिल्ट इन पोटेंशियल। मैंने यहाँ पे वोल्टेज ऐसा लगाया है जो एग्जैक्टली इक्वल टू वी बी है। तो इस वजह से क्या होगा? अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से समझे होगे, मेरा जो ये एनर्जी बैंड डायग्राम एन साइड का था वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा मेरे पी साइड के साथ। मतलब मेरा ये वाला एनर्जी लेवल ई सी और ये वाला मेरा एनर्जी लेवल ई वी, ये सेम एक्सिस पे आ जाएंगे। मेरा ई वी भी यहाँ पे सेम एक्सिस पे आ पाएगा, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है? वी बी है। तो अगर आप वोल्टेज यहाँ पे एग्जैक्टली वी डी इक्वल टू वी बी लगाओगे तो ये ई सी और ये ई सी सेम एक्सिस पे आ जाएंगे। तो वो एक बार प्लॉट करके देखते हैं कैसे दिखेगा। सॉरी, ये थोड़ा रॉन्ग है। ये मेरा पी साइड और ये मेरा एन साइड और ये मेरा ई सी पी साइड का, ये मेरा ई वी पी साइड का, ये मेरा ई सी एन साइड का, ये मेरा ई वी पी साइड का। और यहाँ पे मैंने आपको एक कंटेनर बताया था, जो कंटेनर कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पे एक कंटेनर था जो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे बहुत सारे होल्स थे, ठीक है, उस कंटेनर में भरे। अब मुझे बताओ, मैंने जब वी डी एग्जैक्टली इक्वल टू वी बी लगाया है, क्या आप बोल नहीं सकते ठीक है पहले इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे और पहले इतने सारे होल जा पा रहे थे जब भी मेरा वी डी इक्वल टू ज़ीरो था। जब मेरा वी डी यहाँ पे वी डी कितना है? ज़ीरो है, तब यहाँ पे कि इतनी इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं, यहाँ पे कि इतनी होल्स यहाँ पे जा पा रहे हैं। पर जब भी आपने यहाँ पे एक वोल्टेज ऐसा लगाया इसके अक्रॉस जो एग्जैक्टली इक्वल टू वी बी है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले होल्स भी जा पा रहे हैं। तो मतलब अभी क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे जा पाएंगे और यहाँ के सारे होल्स अभी यहाँ पे जा पाएंगे।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अप्लाइड वोल्टेज कभी भी VB से ग्रेटर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको अप्लाइड वोल्टेज टेंस टू VB लगाओगे, VB को टेंस टू लगाओगे तो भी इनाफ है। जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि VD ग्रेटर देन VB होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए, तो वो आपको एक्चुअली गलत कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। उसका रीज़न है कुछ कि बहुत सालों से लोगों ने VD ग्रेटर देन VB बताया है और उन्हीं के नोट्स उठा के वो बार बार आपको पढ़ा रहे हैं। पर मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे प्रूव करके बताया हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको प्रूव करके बताया हूँ। और इस एक्सप्रेशन में आप वो देख सकते हो। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम स्प्लिट करते हैं, ID I0 e पावर VD बाय VT माइनस I0। मैंने इस I0 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। ये जो I0 है ना, वो क्या इंडिकेट कर रहा है पता है? ये चार्ज कैरियर्स का फ्लो। और जो मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, वो इंडिकेट कर रहा है ये वाला पार्ट। मतलब वोल्टेज लगाने के बाद कितना करंट फ्लो पाया, कितना चेंज इन करंट फ्लो पाया, एक्चुअल में हम वो मेजर कर रहे हैं, चेंज इन करंट मेजर कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला पार्ट हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस हो रहा था, यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा पा रहे थे, यहाँ पे के होल्स यहाँ पे जा पा रहे थे, पर यहाँ पे जो EHP जनरेशन हो रहा था डिप्लीशन रीजन में, वो इस कंटेनर को वापस से फिल कर रहा था ना, इस कंटेनर को वापस से फिल कर रहा था ना। तो अभी हमें जो नया करंट देखेंगे या फिर नया चार्ज कैरियर का फ्लो देखना चाहते हैं, वो हम इस रीजन में देखना चाहते हैं। इस रीजन के कितने इलेक्ट्रॉन जा पाए, इस होल्स के कितने जा पाए, क्योंकि ये पार्ट तो हमेशा मेरा EHP जनरेशन फिल करेगा, इसे भी फिल करेगा, इसे भी फिल करते रहेगा रूम टेम्परेचर पे, चाहे आप वोल्टेज लगाओ या फिर नहीं लगाओ। तो अगर आप वोल्टेज लगाओगे तब भी EHP जनरेशन ये वाले पार्ट को फिल करते रहेगा, ये वाले पार्ट को फिल करते रहेगा, पर EHP जनरेशन ये वाले पार्ट को नहीं फिल कर पा रहा है, ये वाले पार्ट को नहीं फिल कर पा रहा है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा पा रहे हैं, यहाँ पे के होल्स यहाँ पे जा पा रहे हैं। तो ये जो नेट फ्लो ऑफ करंट है वो ये डिनोट कर रहा है। और ये जो पहले से चार्ज कैरियर्स मूव हो पा रहे थे और बैलेंस हो पा रहे थे, वो हमने इसमें से माइनस कर दिए। तो हमें एग्जैक्टली अब वोल्टेज लगाने के बाद कितना नया चार्ज कैरियर मेरा मूव हो पाया, वो मुझे इस एक्सप्रेशन में दिखाई देने लगा है। इस तरीके से आप इंट्यूटिवली देखते हो हर एक एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट में विजुलाइज हो पा रहा है कि नहीं। हर एक्सप्रेशन विजुलाइज होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट में। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा था अभी तक, तो आपको कच्चा आम अभी तक वो खिला रहे थे, पका हुआ आम वो आपको नहीं खिला रहे थे। और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ग्रेटर देन VB नहीं होना चाहिए या फिर टेंस टू VB होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप अपने EDC के बुक में आके विजुलाइज कर सकते हो। समझो कि आपने ना VD ग्रेटर देन VB लगाया, VD ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा VD ग्रेटर देन लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू लगाई। इतनी लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, इतने में ही वो एक्सपोनेंशियल जा रहा था, ठीक है। या आप एक्चुअल में देख पाओगे, मैं आपको कुछ चीज़ें जाके EDC के बुक में देखने बोलूँगा। EDC की बुक उठाना या फिर EDC के लेक्चर उठाना, उसमें डिप्लीशन विथ का एक फॉर्मूला है। डिप्लीशन विथ का फॉर्मूला में फॉरवर्ड बायस में आपका जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VB माइनस अप्लाइड वोल्टेज। ये क्या है? बिल्ट इन वोल्टेज, मतलब कितना पहले से वोल्टेज डेवलप हुआ था डिप्लीशन रीजन में। और ये क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। अगर आप देखोगे, अगर आप VD ज़्यादा ग्रेटर देन VB लगाओगे, मेरा ओमेगा डी क्या बनेगा? इमेजिनरी बनेगा। ओमेगा डी क्या बन रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ रूट क्या होता है? इमेजिनरी, मतलब विथ आपका इमेजिनरी बन रहा है। ये कुछ सेंस नहीं बनाता है। जो भी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम आइडियली यही चाहते हैं कि मेरा जो भी मैं अप्लाइड वोल्टेज लगाऊंगा VD, वो टेंस टू VB होना चाहिए। तो मेरा V गामा क्या होता है? कट इन वोल्टेज क्या होता है? क्या मेरा कट इन वोल्टेज VB है? ये भी नहीं है। मैं आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट्स जो भी आप अभी तक पढ़ते आए थे, वो मैं आपको धीरे धीरे करके रॉन्ग प्रूव करा रहा हूँ। उसके लिए सॉरी, मैंने आपके बिलीफ्स तोड़ रहा हूँ, पर करेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना भी ज़रूरी है। ये आपका डायोड करंट और ये आपका कट इन वोल्टेज। मैं अपना VB मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। आप अपना वोल्टेज VB मेजर नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख लो कि ये वाला मेरा VB था, राइट, या फिर ये वाला डायग्राम ले लो।
ये वाला मेरा वोल्टेज VB था। आप समझो कि इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाओगे। वोल्ट मीटर तभी रीडिंग दे पाएगा जब भी वहाँ पे करंट फ्लो का, पर ओपन सर्किट में मेरा करंट कितना फ्लो होता है, 0 फ्लो होता है, तो वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग ही नहीं देगा। ठीक है, तो आप इस VB को मेजर नहीं कर सकते। इस VB को कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो आपने EDC में आप सीखोगे, VB के फॉर्मूला से। आपको डोपिंग पता होने चाहिए, 1/Na + 1/Nd, ऐसा कुछ तो एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपको डोपिंग पे डिपेंडेंट है आपका VB, और आपका VB चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू VD। आप अपने VB के फॉर्मूला में देखोगे आपका VD से आपका VB चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ डोपिंग पे डिपेंडेंट है और कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है जो VD पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपका VB कभी चेंज नहीं हो सकता, वो VB हमेशा प्रेजेंट होता है। आप VD कितना भी लगाओ, आपका VB हमेशा रहेगा। इसलिए हम हमेशा माइनस करते हैं I0 को। कहाँ पे गया मेरा, इसलिए आप हमेशा इस टर्म को माइनस करते हो, क्योंकि आप अपने VB को चेंज नहीं कर सकते। आप कितना भी वोल्टेज लगाओ, वहाँ पे VB हमेशा प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप हमेशा इस डायोड करंट I0 को माइनस करते हो। अब बात करते हैं कि मेरा कट इन वोल्टेज क्या होगा। क्या मेरा कट इन वोल्टेज VB है या फिर कुछ अलग है? कट इन वोल्टेज डिपेंड करता है कि आप किस करंट में इंटरेस्टेड हो। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं मिली एम्पियर्स में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, मैं इतने करंट में इंटरेस्टेड हूँ, कुछ 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। तो वो करंट के लिए मुझे जो वोल्टेज मिलता है, ये वाला वोल्टेज मेरा कट इन वोल्टेज। अगर मैं कोई दूसरा एप्लीकेशन कर रहा हूँ जिसमें मुझे इस करंट में इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा मेरा कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे, पर आपके डायोड में करंट VD ग्रेटर देन 0 में भी फ्लो हो जाता है, चाहे वो लेस देन VB क्यों ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है तो आप VD टेंड्स टू VB करना। अगर आपको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट तो आप VD टेंड्स टू VB करना। पर अगर आपको कम करंट चाहिए तो आप VD ग्रेटर देन 0 करोगे और लेस देन VB करोगे तो भी चल जाएगा। मेरा VD ग्रेटर देन 0 है पर लेस देन VB है तो भी चल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन करंट मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मैं अपना कट इन वोल्टेज डिसाइड करता हूँ। पर मेरा VB फिक्स है, आप VB चेंज नहीं कर सकते। VB मेरा डोपिंग पे डिपेंडेंट है, क्योंकि डोपिंग के वजह से ही तो हुआ। जितना डोपिंग डाला था उतनी इम्प्योरिटी एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन किए और वहाँ पे एक वोल्टेज फिक्स हो गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी है अपने फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में हमने क्या क्या सीखा है? फॉरवर्ड बायस में हमने सीखा कि मेरा करंट ID I0 e⁻VD/VT-1 होता है। यहाँ पे कुछ लोग ईटा फैक्टर भी लिखते हैं, उसको अगर आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मेरा फॉरवर्ड बायस में डायोड का PN जंक्शन डायोड का करंट ऐसा होता है, और वो अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कुछ तो मिलेगा। और अगर मैं इस करंट में इंटरेस्टेड हूँ अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, तो ये बन गया मेरा कट इन वोल्टेज। क्या ये VB है? नहीं, ये VB नहीं है। VB मेरे डायोड का फिक्स है। ये हमने सीखा है अपने फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड में। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको मज़ा आया होगा। इसके बाद हम रिवर्स बायस देखेंगे और सेंस बनाने की कोशिश करेंगे उस कॉन्सेप्ट में भी।